हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हम एग्रीकल्चर लेसन की शुरुआत कर चुके थे, जिसमें हमने व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में फर्स्ट उसका टाइप देखा था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जैसा कि नाम से ही मैंने आपको बताया था, प्रिमिटिव यानी प्राचीन और सबसिस्टेंस यानी खुद के लिए, है ना। जो प्राचीन समय में या पुराने तरीके से जो खेती की जाती है, किसके लिए? फॉर योर ऑन कंजप्शन, सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए, है ना। और उसमें हमने देखा था कि किस किस तरह के प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता था और खेती करने का तरीका क्या था, और उस एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता था, बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर। और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उसको झुमिंग के नाम से जाना जाता था, दीपा के नाम से बस्तर में, तो वालर के नाम से साउथ ईस्टर्न हमारे जो राजस्थान है वहाँ पे उसको वालर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एग्रीकल्चर का टाइप है वो है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो कौन से एरिया में की जाती है? तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है ना, वहाँ पे, या पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है, ऐसी लैंड पे इसकी खेती की जाती है, वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन के कंजप्शन के लिए, है ना, या उनके सबसिस्टेंस के लिए। तो इसलिए इसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। ये किस प्रकार की फार्मिंग है? तो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग मतलब मजदूर लेबर्स का इसमें यूज़ ज़्यादा होता है। वैसे तो हम अगर देखें तो बहुत सारी मशीनों का भी अभी उपयोग होता है, पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसमें मशीनों का उपयोग कम किया जाता है और जो लेबर्स होते हैं उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है ना। और ये जो खेती की जाती है उसमें बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशंस का यूज़ किया जाता है। कुछ जैसे आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि आजकल जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जो है ना अपने लिए खेती करते हैं या छोटी मोटी जगह पे भी खेती करते हैं, तो वो भी अब ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, है ना, मोर टू ग्रो मोर प्रोडक्शन दे यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड यूज़ मॉडर्न इरिगेशंस। तो वही सेम बात इसमें भी है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या किया जाता है, ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, प्लस इसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लैंड का जो एरिया है या लैंड जो है हमारे पास कम है और उसमें हमको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, बायोकेमिकल का यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ इरिगेशन की भी हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट हमारा जो फार्मिंग का टाइप है वो है कमर्शियल फार्मिंग। अब इसको भी आप नाम से समझ सकते हो, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब आप सभी अच्छे से समझ सकते हो कि व्यापार करने के दृष्टिकोण से, है ना, कमाई के दृष्टिकोण से जो फार्मिंग की जाती है उसको हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, है ना। इस प्रकार की जो फार्मिंग है उसमें बहुत ज़्यादा हायर डोजेज जो होते हैं, कौन से? बायोकेमिकल्स के, फर्टिलाइजर्स के, उनका यूज़ किया जाता है, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, HYV सीड्स, हायर यील्ड वेराइटी सीड्स जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सभी का उपयोग करके फार्मिंग की जाती है और उससे जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एरिया जो होता है लैंड का वो भी बहुत ज़्यादा, यानी एक बहुत बड़ी लैंड की जो साइज होती है उस पर खेती की जाती है। प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, प्लांटेशन जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, है ना, ये सारी क्या प्लांटेशन फार्मिंग में आते हैं ना। तो ये सारे जो हैं वो प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक ही प्रकार की खेती बहुत बड़े एरिया में की जाती है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी है इंडिया में, तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना, ये सारी क्या हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन, है ना। ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है उसको
के सपोर्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, है ना। अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है या प्लांटेशन फार्मिंग जो है ना, उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा, क्योंकि अगर जितना प्रोडक्शन है तो उस प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, फिर लोगों से जुड़ने की ज़रूरत होगी जिसके लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, फिर मार्केट भी आपके पास होना चाहिए, उस प्रोडक्शन को खरीदने वाला होना चाहिए, बेचने वाला होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्लांटेशन के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। नेक्स्ट जो है वो है क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न आप पिछली क्लासों में 6th 7th 8th में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि यहाँ पे साल में 3 बार खेती की जाती है और उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स और जैद, है ना। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, राबी, खारिफ एंड जैद। राबी क्रॉप्स जो होती है सोन इन विंटर, विंटर के समय में, सर्दियों के समय में खेती की जाती है, उसे हम राबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। अब आपको उस विंटर से याद रखना है कि विंटर कौन से महीने से स्टार्ट होती है, और जब विंटर स्टार्ट होती है वो उसका क्या होता है, सॉन पीरियड, है ना, या बोने का समय होता है। और जब गर्मी स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले का जो टाइम होता है वो उसका क्या होता है, हार्वेस्टिंग टाइम होता है ना। तो फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, सॉन इन विंटर, कब राबी क्रॉप से वो कब बोई जाती है, तो विंटर में बोई जाती है, एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और काटी कब जाती है, तो अप्रैल से जून के बीच में काटी जाती है। और अब राबी क्रॉप्स में सर्दियों में कौन कौन सी क्रॉप्स की जाती है, तो आप अपने आसपास देखिए कौन कौन सी की जाती है, वीट, बर्ली, पीज, ग्रेम, ये सारे जो हैं, है ना, वो कब किए जाते हैं, विंटर सीजन में इन सब की खेती की जाती है। फिर खारिफ क्रॉप को आप अपने इस तरह से भी याद रख सकते हो कि आपके स्कूल कब रीओपन होते हैं, जुलाई महीने में, जब मॉनसून आता है ना। तो खारिफ क्रॉप्स जो है उसका समय कब है, तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून आने वाला होता है तब जो बीज बोए जाते हैं खेत में, है ना, उस समय में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है ना, अलग अलग। अब ऐसा भी है कि ऑनसेट ऑफ मानसून, तो मानसून भी इंडिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग समय में आता है ना। एंड हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर, है ना, और हार्वेस्टिंग का इसका जो समय है वो कौन सा है, सितंबर टू अक्टूबर, है ना। और इम्पोर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी है इसकी, तो पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सभी खारिफ क्रॉप्स कहलाती हैं। फिर है नेक्स्ट जैद है वो कौन सी है, तो इन राबी एंड इन बिटवीन द राबी एंड खारिफ, राबी और खारिफ के बीच में जो एक छोटा सा टाइम पीरियड मिलता है ना, उसमें एक शॉर्ट सीजन होती है ड्यूरिंग द समर मंथ्स, है ना, नॉन एज द जैद सीजन, है ना। उसे हम किस नाम से जानते हैं, जैद सीजन के नाम से जानते हैं। जैसे राबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है और खारिफ क्रॉप्स को बोने में अभी समय है, तो उसके बीच का जो एक शॉर्ट पीरियड टाइम होता है उसको जैद के नाम से जाना जाता है। और ये जो समय होता है उसमें अनाज की खेती कम की जाती है और उसके बदले में वेजिटेबल्स जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, उनकी खेती ज़्यादा की जाती है। जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल्स एंड फूडर क्रॉप्स, फूडर, है ना, इनकी सबकी खेती की जाती है। तो ये हो गया था फार्मिंग पैटर्न। इंडिया में फार्मिंग पैटर्न 3 टाइप्स का होता है, राबी, खारिफ एंड जैद। राबी सोइंग टाइम कब है इसका, तो विंटर में, और हार्वेस्टिंग टाइम कब है, तो जब समर स्टार्ट होने वाला होता है वो उसका हो जाता है हार्वेस्टिंग टाइम। उसी तरह से खारिफ में स्टार्ट कब की जाती है खेती, तो ऑनसेट ऑफ मानसून के साथ में, और काटी कब जाती है, हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है, तो सितंबर अक्टूबर में, है ना। और जैद क्या है, तो इन बिटवीन शॉर्ट पीरियड ऑफ राबी एंड खरीफ, है ना, राबी और खरीफ के बीच में जो शॉर्ट पीरियड टाइम पीरियड होता है वो जैद का होता है, और उसमें किसकी खेती की जाती है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खेती की जाती है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर क्रॉप्स। इंडिया में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स
पाई जाती हैं और उनकी फार्मिंग किस तरह से की जाती है, कौन सी क्रॉप को कितना पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, कितनी रेंज चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट, है ना। ये इन सारी चीज़ों की खेती इंडिया में की जाती है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे राइस, स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। राइस को स्टेपल फूड क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसेस ऑफ राइस आफ्टर चाइना, है ना। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चावल की खेती या चावल का प्रोडक्शन चाइना में होता है, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो प्रोडक्शन होता है राइस का वो होता है इंडिया में। अब इसके लिए क्लाइमेट किस तरह का चाहिए वो देखेंगे हम। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। इसको टेम्परेचर भी हाई चाहिए होता है और ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए होती है। एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 100 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज और डेल्टिक रीजन जो है वहाँ पे इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेन होती है वो भी आप ये कह सकते, रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा इन एरियाज़ में होती है। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है वो राइस की जो कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होती है ना। तो समझ में आ गया कि राइस के लिए क्लाइमेट किस तरह का चाहिए। तो हाई टेम्परेचर अबाउट एंड हाई ह्यूमिडिटी है, और एनुअल रेनफॉल है वो कितनी होनी चाहिए, तो अबव 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसकी रेनफॉल होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें आप क्या कह सकते हो, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और कोस्टल एरिया और डेल्टिक रीजन्स जो है वो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है राइस के, है ना। Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, है ना। Development of dense network of canal irrigation, समझेंगे इस बात को कि डेंस डेवलपमेंट किसका, कैनल का। डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल, डेंस यानी बहुत गहरा नेटवर्क, किस चीज़ का, कैनल समझते हो ना आप लोग, अपने स्कूल के बाहर भी जो जाती है कैनल, है ना। उस कैनल इरिगेशन का जो की वजह से ऐसी जगह जहाँ पे क्या बहुत कम रेनफॉल होती है या जितनी राइस को ज़रूरत होती है उससे कम होती है, फिर भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे कम रेनफॉल में भी राइस की जो का कल्टीवेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूब वेल्स, है ना। डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूब वेल्स, क्योंकि इससे उनको जितना पानी चाहिए होता है उतना मिल जाता है। नेक्स्ट हमारी जो मेजर क्रॉप्स है वो है वीट, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप, है ना। मेन फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो फूड क्रॉप है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मेन फूड क्रॉप है। रिक्वायर कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, है ना। जब ये बड़ी होती है, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि ये जो क्रॉप होती है कौन सी क्रॉप में आती है, राबी में आती है कि खारिफ में आती है, पहले तो ये सोचिए आप, राबी क्रॉप है ना। अब राबी क्रॉप में क्या होता है, राबी क्रॉप कब बोई जाती है, विंटर के समय में, है ना। तो जब ये ग्रो करती है तब जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, कूल होता है। और जैसे जैसे ये पकने लगती है ना, तब क्या होता है, गर्मी आने लगती है। तो ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब इसके पकने का समय होता है ना, अप्रैल मई में, तब क्या होता है, ब्राइट सनशाइन होती है। एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए होती है इसको, 50 to 75 सेंटीमीटर। टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन, अगर हम ऑल इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में 2 इम्पोर्टेंट ग्रोइंग जोन्स हैं। फर्स्ट गंगा सतलज प्लेन एंड सेकेंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, है ना। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। नेक्स्ट वीट के बारे में आपने क्लाइमेट देख लिया कि वीट को क्लाइमेट कैसा चाहिए, रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन, है ना, एंड ब्राइट सनशाइन एट द राइपनिंग टाइम। रेनफॉल कितनी चाहिए, तो 50 to 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारी जो है वो है मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब आप समझेंगे जैसा
आप लोगों ने अपने आसपास सुना होगा, जो मोटा अनाज जो होता है ना, उसको मिलेट्स कहा जाता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. दीज आर नोन एज अ कोर्स ग्रेन, वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. कोर्स यानी मोटा या खुरदरा अनाज है ना. पहले ही मैंने आपको बता दिया था मिलेट्स का मतलब क्या, कि इसकी पहचान क्या होती है, कि ये जो खुरदरा होता है ये अनाज, और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, तो ज्वार, बाजरा और रागी, और इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. रागी वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस. रागी में आयरन, कैल्शियम और न्यूट्रिशंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. और इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश. फिर है ज्वार. ज्वार जो है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड है ना. प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. बाजरा. बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल. बाजरा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगती है, तो सैंडी सॉइल में और शैलो ब्लैक सॉइल में. और इसके जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन से हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. सैंडी सॉइल नाम आते ही आपको राजस्थान का नाम तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो डेजर्ट एरिया है या सैंडी सॉइल है वो कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है. तो ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हो गए. नेक्स्ट है मेज. मेज जो है यूज्ड एज फूड और फूडर. टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सोइल. एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. मेज जो है वो फूड और फूडर दोनों के रूप में, मतलब खाने के लिए भी उपयोग होती है, और फूडर यानी गाय भैंस के चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है. पल्सेस. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन, need less moisture and survive even in dry conditions. All these crops except अरहर help in restoring soil. pulses जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस भी इंडिया में होता है, और उसका कंज्यूमर यानी सबसे ज़्यादा खपत भी कहाँ होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में. क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वेजिटेरियन लोगों के लिए पल्सेस जो है वो प्रोटीन का बहुत बड़ा मेजर सोर्स है ना. मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन है ना. ये जो पल्सेस जो होती हैं उनको मॉइस्चर, नीड लेस मॉइस्चर, इनको मॉइस्चर भी कम चाहिए होता है, एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन. ड्राई कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर लेती है ना. तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सॉइल को जो रिस्टोर करने का काम करती है. एक सिर्फ अगर हम अरहर को छोड़ के बाकी किसी की भी पल्सेस क्रॉप की बात करें तो ये सभी क्रॉप्स जो होती है वो सॉइल को रिस्टोरिंग करने का काम करती हैं. एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. अगले वीडियो में हम जो अदर देन फूड क्रॉप्स यानी खाने के अलावा जो दूसरी क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.